गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। और सॉइल सॉइल जो है क्या करता है, स्ट्रेस लेता है किसके कारण, लोड के कारण, फॉर द फाउंडेशन ऑफ द वेरियस शेप और सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का सेल्फ वेट और फाउंडेशन का लोड, ये इसी के कारण क्या आता है, सॉइल में स्ट्रेस आता है। ठीक, फिर उसके बाद कहता है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज Theory of elasticity is the basis of the determination of stresses in the soil mass due to load from the foundation of the various shape। बहुत सारे जो शेप होते हैं उसी के कारण जो हमारा लोड आता है, स्ट्रेस आता है सॉइल पे। यही कौन बताता है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। फिर कहता है कि फॉर द इलास्टिसिटी थ्योरी टू applicable there must be constant ratio between the stresses induced and corresponding stress। हमारा जो इलास्टिक थ्योरी बोलता है एप्लीकेबल होता है कब, जब कांस्टेंट रेशियो होता है किसका, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। जब हमारा स्ट्रेन का और स्ट्रेस का जब हमारा रेशियो कांस्टेंट होगा तब हमारा थ्योरी इलास्टिसिटी ऑफ थ्योरी एप्लीकेबल होगा। ठीक, उसके बाद कहता है it is not necessary that the soil to be truly elastic। ये पॉसिबल नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सॉइल हमारा कैसा हो, फुल्ली इलास्टिक हो। पता है ओनली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शुड बी कांस्टेंट। केवल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो, कांस्टेंट हो। सो द इलास्टिक थ्योरी कैन बी यूज इन द केस ऑफ नॉन इलास्टिक सॉइल द मास इज सब्जेक्टेड टू द स्मॉल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेसेस। क्या होता है, जब नॉन इलास्टिक रहता है ना, जब नॉन इलास्टिक सॉइल हो तो उसमें क्या होता है कि मासेस, जो हमारा सॉइल मास है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, स्मॉल स्ट्रेस। फॉर्चुनेटली कहता है इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ट्रांसमिटेड टू द सॉइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल लोडिंग fall within the range। ठीक, hence elastic theory gives the valid result and stress at the any point P। किसी पॉइंट P पर हम लोग जब स्ट्रेस निकालते हैं सॉइल मास ड्यू टू कोई लोड हमारा P हो, तब उसके लिए हमारा दो थ्योरी है, एक है बोस्क्यू थ्योरी और जो है वेस्टर्न गार्ड थ्योरी। देख लीजिए, एक वेस्टर्न गार्ड है और एक बोस्क्यू है। और पहला हमारा जो थ्योरी है बोस्क्यू न्यूज़, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। ये फिगर देख लीजिए, आपको मैं फिगर आपको बता देता हूँ। ठीक, और उसके बाद ये जो हमारा फिगर है ये, ठीक, ये तो 3D होता है सॉइल और हम लोग उसको 2D में दिखा रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए एक्स है, इधर मान लीजिए ये क्या है, वाई है। ठीक, और उसके बाद कोई अगर इसको एक प्लेन में बनाया जाए ऐसे होगा। ठीक, उसके बाद देखिए जब प्लेन बनाएंगे तो एक तरह से प्लेन बनाए, इधर एक्स मान लिए और ऊपर या नीचे जो भी मानिए ये वाई। ठीक, इसको वाई मान लीजिए और ये एक्स और ये वाई है, तो ये क्या होगा, ये हमारा आर होगा। ठीक, तो रूट आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आर का वैल्यू निकल गया। जस्ट उसी तरह फिर एक नीचे आइए ऐसे जेड डिस्टेंस पे, जो नीचे की ओर है जेड डिस्टेंस। ये हमारा एक्स की तरफ था, ये हमारा वाई की तरफ था, ये हमारा नीचे जेड डिस्टेंस पे है। फिर कहता है इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पता है। ठीक, तो फिर से लिखिए आर इज इक्वल टू रूट अंडर, आर इज इक्वल टू रूट, ये जो हमारा है ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, जो आपको फुल्ली दिखाई नहीं दे रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक, और तो आर का वैल्यू हमको पता है, जेड का वैल्यू पता हो जाएगा, तो आर कैपिटल आर निकाल लेंगे तो रूट अंडर आर का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से लोड क्यू लग रहा है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई था। फिर इसका कुछ एजप्शन है। अब एजप्शन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा बोस्क्यू का एजप्शन क्या है, कहता है सॉइल मास जो होता है कैसा होना चाहिए, 2B। 2B का मतलब वहाँ कह रहा है
कि होमोजीनियस होना चाहिए, फिर इलास्टिक होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। फिर कहता है हुक्स लॉ हमारा वैलिड होना चाहिए। हुक्स लॉ क्या है पता है ना आपको? तो हुक्स लॉ हमारा वैलिड होना चाहिए। फिर कहता है सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज नेग्लेक्टेड, हमारा जो सॉइल का जो वेट होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। फिर कह रहा है सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल इज नेग्लेक्टेड। फिर कहता है सॉइल इज इनिशियली अनस्ट्रेस, जिससे सॉइल पर कोई पहले से स्ट्रेस नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद बोलता है हमारा द एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ लोड, मतलब कि कोई चेंज वॉल्यूम में यदि कोई चेंज हुआ है सॉइल का, ठीक, किसके कारण? लोड के कारण, अप्लाइड लोड के कारण, तो सॉइल क्या था? इनकम्प्रेसिबल, ठीक। और उसके बाद छठा हमारा है, छठा क्या रहा है? एंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम इज एप्लीकेशन ऑफ लोड दैट इज सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल। फिर कह रहा है the load surface of the soil is free from the top shear stress। कहता है हमारा जो shear, जो टॉप का जो सॉइल है उसमें कोई shear stress नहीं होगा, ये क्या है? हमारा फ्री फ्रॉम है, ठीक। उसके बाद कहता है और कि सब्जेक्टेड टू द ओनली पॉइंट लोड, हमारा जो भी लगेगा वो क्या लगेगा? पॉइंट लोड लगेगा। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस इज सिमेट्रिकल अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है नीचे की तरफ, ठीक, वो क्या है? स्ट्रेसेस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब कहेंगे एक्स डिस्टेंस इधर और एक्स डिस्टेंस इधर और ऊपर से जेड डिस्टेंस नीचे, तो जो यहाँ स्ट्रेस होगा वो भी स्ट्रेस यहाँ होगा, एक लाइन में सिमेट्रिकल स्ट्रेस होगा। फिर कहता है कंटिन्यूटी स्ट्रेस एग्जिट इन द मीडियम, हमारे मीडियम में क्या होगा? कंटिन्यूटी स्ट्रेस एग्जिट करेगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? ये जो आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि आर का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा? आर के इक्वल होगा। फिर आर का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, ठीक। ये हमारा क्या है? ये मान लीजिए कोई प्लेन है, ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे लोड क्यू लग रहा है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक, और ये ज़मीन के नीचे है, ठीक। यहाँ पे जो क्यू लोड लगेगा उसके कारण जो हमारा, ये देख लीजिए कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लीजिए कहीं भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों तरफ क्या है? सिमेट्रिकल लग रहा है। अभी ना बोला गया कि सिमेट्रिकल लगता है, तो देखिए एक डिस्टेंस पर इधर मान लीजिए, एक डिस्टेंस पर, तो दोनों पर क्या लग रहा है? सिमेट्रिकल लगेगा। जितना देखिए यहाँ पे ये जितना इधर लगेगा उतना ही इधर भी लगेगा, जितना वाई जेड नीचे लगेगा इधर उतना लगेगा, ठीक। नीचे वाई जेड ऊपर लगेगा, ठीक, तब ना इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो नीचे जेड नहीं लगेगा तो क्या होगा? सॉइल हमेशा डाउनवर्ड की तरफ फॉलो करेगा। फिर उसके बाद क्या है? इसका जो कुछ इक्वेशन है, जो हमारा फार्मूला है, तो वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए वो क्या करना पड़ता है? वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए थ्योरी, देखिए ये कांस्टेंट पार्ट है, के बी क्या है? हमारा कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट को देख लीजिए क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पार्ट को क्या बोलते हैं? बोनेस्क्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये है बोनेस्क्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर, क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 3/2 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू पावर कितना है? 3/2 है। यहाँ पे पावर हमेशा हम लोग भूल जाते हैं, क्या रहता है? कभी 3/2 पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी 5/2 पे, तो यहाँ क्या होगा? 5/2 होगा। देख लिए वर्टिकल स्ट्रेस में जो हमारा फार्मूला है, एक बार मेरे साथ बोलिए क्या? थ्री, यहाँ पे अब इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो क्या हो गया? 3/3 बाई जेड 2 पाई जेड स्क्वायर बाई, सॉरी बाई नहीं, मल्टीप्लीकेशन 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर इंटू 5/2, ठीक। यहाँ पे के बी क्या है? एक नंबर है जो फंक्शन किसका है? इनका आर बाई जेड रेशियो का फंक्शन होता है, आर बाई जेड रेशियो का हमारा फंक्शन है, ठीक। उसके बाद जो है शेयर स्ट्रेस हमको निकालना है जेड पर, सिर्फ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखिए, शेयर स्ट्रेस का जो हमारा फॉर्मूला है, ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस था, ये हमारा क्या था? वर्टिकल स्ट्रेस, और ये हमारा शेयर स्ट्रेस, नीचे है रेडियल स्ट्रेस, ठीक।
तो इसका फार्मूला क्या आता है देख लीजिए, इसका फार्मूला है 3q/2 पाई आर जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। पावर कितना है 5/2। इस यदि आपको वर्टिकल स्ट्रेस पता रहेगा, वर्टिकल स्ट्रेस आपको पता है तो हम लोग शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो वर्टिकल स्ट्रेस में आर बाई जेड का जो रेशियो है, आर बाई जेड रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक। कहता है रेडियल स्ट्रेस चाहिए, तो रेडियल स्ट्रेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, q/2 पाई ब्रैकेट 3z आर स्क्वायर बाई आर का आर पे पावर 5 -1 -2 म्यू इंटू आर प्लस जेड, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं। अब कहता है कि मान लीजिए कि आर का वैल्यू हमारा 0 है, मतलब कि डायरेक्ट सॉइल के बॉटम, मतलब इधर उधर नहीं है, एकदम नीचे है, एकदम नीचे कहने का मतलब डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड। हमारा लोड यहाँ क्यों लग रहा है, मान लीजिए सब हवा में बोल रहे हैं, ठीक। यहाँ से डायरेक्टली नीचे कितना जेड डिस्टेंस पे, आर का वैल्यू 0, ठीक। उसके बाद तो आर के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, ऊपर वाला जो फार्मूला था, तो उसमें आर का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो हमारा क्या मिलेगा, 3q/2 पाई जेड स्क्वायर, और यहाँ आर का वैल्यू 0 है, जेड का वैल्यू 0 नहीं है, आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0 हो गया, टी वैल्यू 0, तो 1/1 पावर 5/2, इसका वैल्यू 1, तो 3 कितना जाएगा, 3/2 पाई जेड स्क्वायर, और 3 कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट कीजिए, 3/2 पाई को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.4775 आपको मिलेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, 0.4775 q/जेड स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या कर रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में हमको क्या पढ़ना है, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में वर्टिकल स्ट्रेस आइसोबार डायग्राम। आइसोबार क्या होता है जी, चलिए आइसोबार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइसोबार हमारा क्या होता है, आइसोबार तो वर्टिकल आइसोबार क्या, स्ट्रेस आइसोबार इज द कर्व या कंटूर joining the points of equal pressure in the soil mass। soil mass में हमारा जो इक्वल प्रेशर आएगा, वर्टिकल इक्वल प्रेशर इन सॉइल मास, इसको क्या सब पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तब हमारा मिलेगा आइसोबार। बार मतलब जानते हैं प्रेशर का मेजरमेंट आता है ना बार, तो यहाँ से इक्वल प्रेशर, आइसो मतलब इक्वल, बार मतलब प्रेशर, समझ लीजिए, तो इक्वल प्रेशर हो गया। उसके बाद कहता है सिंस द वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द सेम इन द ऑल डायरेक्शन एट द पॉइंट लोकेटेड द इक्वल रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ लोडिंग। क्या बोला ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब वर्टिकल स्ट्रेस हो किसी गिवन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो सेम रहेगा ऑल डायरेक्शन में at the points located at the equal radial distances from the axis of loading, उसके बाद कहता है this isobar is the special curved surface and resembles on the onion ball shape। onion ball प्याज जानते हैं ना आप लोग, अरे भैया प्याज कैसे नहीं जानते होंगे, प्याज तो आप रोज खाते हैं, ठीक। ऑनियन बल्ब का क्या होता है, शेप होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद कहता है हेंस द कॉल द प्रेशर बल्ब, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बल्ब बोलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, आप साइकिल में जो हॉर्न नहीं रहता है कभी कभी, जिसको दबाने से हॉर्न बजता है, भोंपू भोंपू भोंपू, जिसको कि आपको क्या बोलते हैं दशहरा वगैरह में बजाने वाला मिलता है, नहीं दिख रहा है, उसी तरह का शेप लग रहा है ना, जो हम लोग कभी बच्चा में खेलते थे इससे, ठीक। तो ये है हमारा, ठीक। अब प्रेशर देख लीजिए, सबका अलग अलग प्रेशर है, ये कर्व का इस सब का इक्वल प्रेशर होगा, फिर ये कर्व का इक्वल प्रेशर होगा, फिर ये कर्व का इक्वल प्रेशर होगा, फिर ये कर्व का इक्वल प्रेशर होगा, ठीक। उसके बाद
यहाँ लोड क्यू लग रहा है, डिस्टेंस इधर आर, ये सब आर डिस्टेंस इधर जा रहा है, इधर नीचे में हमारा जेड डिस्टेंस आ रहा है। ये प्रेशर बल्ब है जो हमारा डायग्राम है, ठीक। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखना कहता है, विद इन द इंक्रीजिंग द डेप्थ वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूसेस। हम लोग डेप्थ को जब बढ़ा रहे हैं, विथ इंक्रीजिंग द डेप्थ को हम लोग जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जनरली इफेक्ट ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेस बियॉन्ड द रेंज ऑफ 0.2 क्यू आइसोबार इज नेग्लेक्टेड। 0.2 बार क्यू, 0.2 मतलब इसके बाद जो हमारा प्रेशर आता है आइसोबार में, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। कहाँ से नेग्लेक्ट करते हैं, 0.2 क्यू आइसोबार से नेग्लेक्ट करते हैं, बियॉन्ड मतलब इसके बाहर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद हमको क्या है, उसके बाद कहता है कि द डेप्थ एट विच द वर्टिकल स्ट्रेस बिकम द 20% ऑफ द अप्लाइड लोड मीन्स 0.2 क्यू that depth is called the seat of settlement. This is also criteria determining the depth of exploration. क्या समझे हम लोग यही समझ रहे हैं कि जब डेप्थ क्या होता है, जब डेप्थ वर्टिकल स्ट्रेस बिकम द 20%, वह डेप्थ जिस पर द डेप्थ एट विच वर्टिकल स्ट्रेस बिकम्स 20% ऑफ द अप्लाइड लोड। जैसे हमारा अप्लाइड लोड Q है तो Q का 20% निकालिए, तो Q का 20% क्या होगा, 20/100, तो 0.2 Q आया ना। तो 2 Q बाई डेप्थ इज जो डेप्थ हमारा आएगा, जहाँ पे 0.2 Q लोड लगेगा, उस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट ऑफ सेटलमेंट। और इसी को दूसरा क्राइटेरिया क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद जो है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक यहाँ तक, थैंक यू।